सर नमस्कार। पानी सर को नमस्कार। IFPS फोरम पर प्रमोटिंग और होम्योपैथी। IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का आज 1013वां दिन दिनांक 18 जनवरी 2026। अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नूतन जी आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड हैं। नूतन जी अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर नूतन जी आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड हैं। डॉक्टर नूतन जी आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूटेड हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है एक बार फिर IFPH इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का आज 1013वां दिन दिनांक 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को 7:30 बजे मैं डॉक्टर नूतन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शुरुआत करने से पहले हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपने मेहमान को आमंत्रित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक मिश्रा जो कि आज हमारे मेहमान हैं IFPS के हिंदी सेशन के लिए, इन्होंने वर्ष 2005 में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश के राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से स्नातक BHMS की डिग्री हासिल की। वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता के राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान से ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल की। आज ये पश्चिम बंगाल सरकार के महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन विभाग में रीडर यानी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इनका पूरे का अनुभव इस प्रकार से है। 2016 से 2018 आयुष मंत्रालय में भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद में अनुसंधान अधिकारी वैज्ञानिक 1 के रूप में 2012 से 13 तक पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन राजनगर PPHC पश्चिम बंगाल में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में और इसी दौरान होम्योपैथिक निदेशालय में 2013 से 2016 तक के DND होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात रहे। मैं ज्यादा समय न नष्ट करते हुए आज के मेहमान जिनके बहुत ही पुरस्कार और प्रकाशन रहे हैं और लेखक भी रहे हैं बहुत सारे आर्टिकल्स के, उनको आमंत्रित करती हूँ। श्री डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, आप प्लीज आए। और नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका IFPS के प्लेटफॉर्म पे। तो सर आपका धन्यवाद। हार्दिक स्वागत करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद IHPA मुझे आमंत्रित करने के लिए। स्पेशल धन्यवाद हमारे साइनी सर का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। अभी लास्ट साइनी सर से जब पटना गया था मुलाकात भी हुई थी। आज का टॉपिक जो सर ने मुझे निर्देशित किया है, आज हम लोग थायरॉयडिनम लास्ट प्लीज शेयरिंग के लिए अलाउ करेंगे क्या पार्टिसिपेंट्स? आप कर सकते हैं, आपको होस्ट है, आप अपने से शेयर कर लीजिए, शेयर पर। नहीं, मुझे दूसरे सिस्टम से मुझे करना था, तो पार्टिसिपेंट को होस्ट करने के लिए नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप कैसे करेंगे बताइए? ये अमोलिका नाम से जो एक वो है, उससे होस्ट उनको हैंड रेज करने के लिए बोलिए। अमोलिका जी आप हाँ अमोलिका है, मुझे मिल गया। मैं इनको भी को होस्ट बना देता हूँ, ये भी कर सकती। सर तो लास्ट हम लोग शायद 1-2 महीने पहले मिले थे, तो लास्ट दिन we had discussed about the carcinosin, and similarly a very another important medicine would be thyroidinum. थायरोइडिनम और कार्सिनोसिन दोनों ही मेडिसिन की अगर चर्चा करें तो दोनों ही मेडिसिन
पास्ट हिस्ट्री पर, मेडिकल बैकग्राउंड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे हम लोगों ने कार्सिनोसिन की बात की थी, फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन carcinosin. Similarly, thyroidinum is again one medicine where the past history and personal history, medical history, is very very important, and we can even say that thyroidinum cannot be prescribed in absence of a very very strong personal history, medical history, past history. So thyroidinum to start with. Thyroidinum, see, thyroidinum is one medicine which can really change the scenario, which can is a game changer medicine like carcinosin. Thyroidinum is also a game changer medicine, and it can uh, create miracles if used. लेकिन एक चीज सबसे पहले, थायरोइडिनम इज नॉट अ मेडिसिन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। ये एक जो मिथ एक सोसाइटी में फैला हुआ है, व्हेनेवर देयर इज हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरोइडिनम 3x is prescribed. Please avoid that myth. Thyroidinum is a wonderful medicine when used constitutionally. तो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ करके थायरोइडिनम प्रिस्क्राइब होगा, ये बात तो बहुत कम समझ में आती है। और थायरोइडिनम शुरू करने से पहले, like when we discussed about carcinosin, carcinosin has just one fountainhead, and that was Phobista. Phobista was the only authority, only source who is the genuine, most authentic, most elaborate source of carcinosin. Similarly, अगर थायरोइडिनम की हम बात कर रहे हैं, थायरोइडिनम का सोर्स, जितना भी थायरोइडिनम की जो भी प्रूविंग, जो भी इंफॉर्मेशन थायरोइडिनम के बारे में मिलती है, ऑल इज फ्रॉम S K घोष। S K घोष की सम इम्पोर्टेंट नोट्स की किताब में थायरोइडिनम हैज बीन डिस्क्राइब्ड लाइक एनीथिंग। दैट इज अ वंडरफुल एक्सपोजिशन ऑफ थायरोइडिनम। उसके बाद की जितनी भी थायरोइडिनम जहां कहीं पर भी आई होंगी, दैट इज ऑल व्हाट यू कॉल इट, द सोर्स इज the same one. We have thyroidinum from S.P. De sir, we have from Dr. Mahinder Singh, we have from Vishwajit Basu, I have also from my teacher Dr. L.M. Khan. But the thyroidinum that is from S.K. Ghosh, that is the most wonderful exposition, and we cannot understand thyroidinum until and unless we read S.K. Ghosh some important notes. So with this background, we have to start what thyroidinum is all about. So whenever we prescribe thyroidinum, and whenever I say from me, whatever information, whatever things we are sharing, it is from S.K. Ghosh. And the three basic backgrounds that we have behind thyroidinum is, for me, the first and the foremost important thing for prescribing thyroidinum would be allergies, whether it is personal history of allergy or it is family history of allergy of any type and every type, whether it is allergic asthma, whether it is urticaria, allergic rhinitis, or whatever it is. Either there was a severe history of allergies, or we are getting suppression of allergies, or a strong family history of allergies. This would be the topmost indication for thyroidinum allergies, past history or family history. Second for me, the most important background for thyroidinum would be metabolic disorders. Metabolic disorders, when we are talking about metabolic disorders, may it be among it the diabetes and toxemia of pregnancy. Whether it is eclampsia or it is preeclampsia, the toxemia of pregnancy and diabetes would be the most important thing for me. And the third very important feature for thyroidinum would be the vasomotor disturbance. Whenever we are getting a very, very enhanced sympathetic nervous system activated, we have this thyroidinum comes into play. Vasomotor response is very, very strong in thyroidinum. So with this background, this is the background on which thyroidinum is and will be prescribed. And with See, whenever we prescribe thyroidinum, one thing has to be very, very prominently kept in mind, that thyroidinum is a multi-miasmatic medicine, but predominantly the thing is psychotic. Psychotic dominance, multi-miasmatic medicine. Uh, अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में
जितनी भी इस तरह की बड़ी बड़ी मल्टी माइजमेटिक मेडिसिन होती हैं, लाइक कार्सिनोसिन, लाइक मेडोराइनम, लाइक ट्यूबरकुलिनम, लाइक थायरोइडिनम, ये लाइफ के दोनों एक्सट्रीम पोल्स को हमेशा हमेशा कवर करके रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि थायरोइडिनम इज इंडिकेटेड यूजुअली इन थिन बिल्ट पर्सन, बट इक्वली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओबीस पर्सन। ओबीस पर्सन के लिए भी ये इक्वली इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना कि ये थिन बिल्ट में इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये ओबीस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों एक्सट्रीम्स यहाँ पर इक्वली कवर करता है थायरोइडिनम। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी बात करते हैं, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इनटू प्ले इज दी देखिए, अगर हम बात करते हैं जेएचएलएन की, जेएचएलएन ने जहां पर मल्टी माइजमेटिक केस को डिसाइड करने के लिए बोला है, और जहां पर बोला है कि हाउ टू नो द डोमिनेंट माइज्म, उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स को बोला है कि जिसको देखकर हम डोमिनेंट माइज्म का पता लगा सकते हैं। उसमें से एक नंबर उन्होंने बोला है पल्स को, दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला है टंग को, तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला है प्यूपल्स को, और चौथे नंबर पे बोला है उन्होंने स्किन को। स्किन, और स्किन देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, अगर स्किन के बारे में हमको पता लगाना है, तो वो है पाम्स। पाम्स वेदर सो जहां पे बेसिकली 4 बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं पाम में। वेदर पाम इज कोल्ड एंड मॉइस्ट, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी वी आर गेटिंग, कोल्ड एंड मॉइस्ट। सेकेंड कैटेगरी कोल्ड एंड हॉट, sorry, cold and moist, hot and moist. Second category we are getting hot and moist. Third category we are getting cold and dry. Fourth category we are getting hot and dry. अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन अलग अलग जगह पे आती है। जैसे कोल्ड एंड मॉइस्ट, कोल्ड एंड मॉइस्ट, अगर हम कोल्ड एंड मॉइस्ट की बात करते हैं तो इसमें एक ग्रुप ऑफ पूरी सीरीज ऑफ मेडिसिन हैं जो इसमें आती हैं। फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम नाट्रम सल्फ, पल्साटिला, मेडोराइनम, थूजा, थायरॉइडिनम, साइलिशिया, सीपिया. These are the medicines which are generally indicated when the palm is cold and moist. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम बात करते हैं, जहां पे पाम हॉट एंड मॉइस्ट है, वी थिंक ऑफ मेडिसिन लाइक मर्क्यूरियस, हीपरसल्फ, सिफिलिनम, नेट्रम्योर, जहां पाम हॉट एंड मॉइस्ट होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पाम हॉट एंड ड्राई है, जहां पे हॉट पाम छू के देखना एकदम ड्राई हो रखा है, यहाँ पर मेडिसिन लाइक एकोनाइट, सल्फर, सोराइनम, your sulfur, your sorinum, your fluoric acid, they are all very red, hot and dry. तो ये एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है माइजमेटिक एनालिसिस करने के लिए, दी टेम्परेचर एंड व्हाट यू कॉल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द पाम। इसमें से थायरॉइडिनम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पाम आर वेरी कोल्ड एंड वेरी मॉइस्ट टू टच। कमिंग इन लाइन विद, देखिए पूरी मेडिसिन की सीरीज है, इसी सीरीज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन आती है, नेट्रम सल्फ, पल्साटिला, थूजा, मेडोराइनम, थायरॉइडिनम, या पल्साटिला, साइलिशिया, सीपिया। इन सीरीज को खत्म करने के लिए एक सबसे बढ़िया मेडिसिन जो आती है दैट इज थायरॉइडिनम। दोनों सीरीज को, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट्रम सल्फ, पल्साटिला, थूजा followed by thyroidinum, or pulsatilla, silicea, sepia followed by thyroidinum. So thyroidinum has a very very prominent this cold and moist palm. Next very important constitutional feature will be bilateral symmetrical. Bilaterally symmetrical. अगर आप फाटक रिपर्टरी में एक रूब्रिक है, अगर उसको खोलेंगे सिमेट्रिकल, इफ यू ओपन सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल में हमारे पास वहां कुछ मेडिसिन मिलेंगी, जैसे कैलियायोड, सिफिलिनम, लैक्डेफ, आर्निका, थायरोइडिनम। आपके वहां पर केवल 5 मेडिसिन है, सीपिया एक आई हैव एडेड फ्रॉम माय साइड। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल कोई भी, और थायरोइडिनम, इसमें तो बहुत सारी मेडिसिन है, सपोज करिए कैलियायोड भी है, सिफिलिनम भी है, लैक्डेफ भी है, आर्निका भी है। तो स्पेशली कौन सी मेडिसिन कब यूज करेंगे? फॉर मी व्हेन आई यूज, if we have rheumatic complaints bilaterally symmetrical,
Rheumatic complaints bilaterally, we usually prescribe Kali iode. If we have some boils, eruption, abscesses, bilaterally symmetrical, we usually prescribe arnica. If for thyroidinum, when we will prescribe thyroidinum for this? Usually, अगर suppose करिए आपके पास कोई CT scan report आता है, brain CT scan, या कोई इंटरनल ऑर्गन का सीटी स्कैन, या ग्लैंडुलर अफेक्शन विच इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ब्रेन में कोई ग्रोथ हो रही है, एमआरआई सीटी स्कैन में कोई ग्रोथ मिल रही है, और वो ग्रोथ दोनों साइड में बायलैटरली सिमेट्रिकल मिल रही है, दिस विल बी द फर्स्ट मेडिसिन टू थिंक ऑफ, दैट इज थायराइडिनम. Especially glandular enlargement or any internal organ which is any tumor or anything which is growing bilaterally symmetrical, we can think of thyroidinum. Now, coming on to the next constitutional feature would be bulldog-like faces. To all due regards, मैंने ये बोलना बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस जो फोटो साइड में लगी हुई है, अगर इस पेशेंट की फोटो देखेंगे, तो इफ यू सी द फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा ये प्रोट्रूजन होता है, ये एक्चुअल जो ये चपटा वाला फेस, जो सामने की तरफ चपटा वाला फेस दिख रहा है, कंप्रेस्ड फेस, दिस इज द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ थायराइडिनम. बुलडॉग लाइक फेसेस, बुलडॉग लाइक फेसेस. नेक्स्ट अगर हम बात देखते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, तो थायराइडिनम एक बहुत ही उम्दा किस्म की बहुत बेहतरीन मेडिसिन है फॉर स्टंटेड ग्रोथ, जहां पे ग्रोथ बहुत रिटार्डेड हो गया. इसीलिए इसकी कंपैरिजन में बेराइटाकार्ब, मेडोराइनम, ये सारी मेडिसिन आएंगी. या और इसका जस्ट कॉन्ट्रेरी, सी थायराइडिनम इज अ मेडिसिन व्हिच इज कवरिंग बोथ द एक्सट्रीम्स. आइदर द ग्रोथ इज स्टंटेड या द पेशेंट इज टॉल फॉर हिज एज. इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे, थायराइडिनम की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस. Calcarea Fos is a complementary medicine of thyroidinum. इसी कारण से, क्योंकि very tall for age दोनों मेडिसिन इक्वली कवर करती है. नेक्स्ट पॉइंट अगर आता है, जहां पे मल्टी ग्लैंडुलर ऑर्गन, मल्टी एंडोक्रिनल ऑर्गन का डिस्टर्बेंस एक साथ मिल रहा है, थायराइडिनम विल अगेन कम इनटू प्ले. बहुत उम्दा किस्म की मेडिसिन. नेक्स्ट आता है हेयर ऑन अनयूजुअल पार्ट्स. देखिए, बहुत सारे फीचर्स अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारे फीचर्स इज अ कॉमन फॉर पीसीओडी पेशेंट्स. पीसीओडी में ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंटली मिलते हैं. हेयर ऑन अनयूजुअल पार्ट्स, या नॉट ओनली अनयूजुअल पार्ट्स, अगर कोई मोल हो रहा है, कोई ओवर ग्रोथ हो रहा है, उसके ऊपर भी अनयूजुअल ग्रोथ मिल रहा है हेयर का, वहां पे ये तीन मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन आती हैं. थुजा, मेडोराइनम, थायराइडिनम. हेयर ऑन अनयूजुअल पार्ट्स प्लस हेयर, किसी भी मोल्स के ऊपर, किसी भी ग्रोथ के ऊपर अगर हेयर दिख रहा है, तो वहां पर भी पूजा, मेड्राइनम एंड थायराइडिनम. अगर आपको ध्यान हो, बोगर सिनोप्टिक की में बोगर लिखते हैं मेड्राइनम चैप्टर के अंदर में, हेयरी आर्म्स, आर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ जब दिखे, मेडोराइनम के लिए इंडिकेशन बोलते हैं. तो मेडोराइनम, थुजा, थायराइडिनम. या अगर आप ध्यान दें थुजा के लिए अगर आप ध्यान दें, थुजा के लिए ये आईब्रोज वेरी वेरी थिक आईब्रोज, थुजा का एक इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इतनी सारी चीजें हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें लेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन के लिए थायराइडिनम में दिखेगी. नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं पास्ट हिस्ट्री पर अगर मूव करते हैं, जहां से थायराइडिनम का सबसे ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन होता है, अगर उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका पास्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट. एक पास्ट हिस्ट्री जो पहले ही जिसकी चर्चा हो चुकी है, वो है एलर्जीज. या तो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज या फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज. स्ट्रॉन्ग एलर्जी, और स्ट्रॉन्ग एलर्जी के लिए जो कि आज के डेट में बहुत सारा कॉमन है, बहुत एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट, एंटीहिस्टामिन जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन होता है, खाया जाता है, वेदर इट इज मॉन्टिलोकास्ट,
या कोई भी ऐसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा रहे हैं, वो एक पास्ट हिस्ट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और पास्ट हिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के दिन में बहुत कॉमन है, दैट इज हार्मोनल थेरेपी। एक तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट एचआरटीज होते हैं, दैट इज डिफरेंट इशू, जहाँ पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज हो रही है फॉर मेनोपॉजल एज, फॉर आईवीएफ, वो एक चीज हो गया। लेकिन उसके इतर जहां पर थायरोइडिनम का प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो आज के डेट में बहुत बहुत, अगर आप जो ओसीपीज यूज हो रहे हैं, ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और उससे देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, रिलीज होता है बॉडी में, वो बहुत कंट्रोल्ड लेवल में रिलीज होता है। और उसके कारण से क्या होता है, बॉडी में धीरे धीरे एक मेंटेन्ड है। तो ओसीपी खाने से भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज की डेट में ओवर द काउंटर, अगर आप देखें, अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, अगर आप थोड़े से सब अर्बन एरियाज में जाएंगे, या बहुत ही एडवांस्ड एरियाज में भी जाएंगे, मेट्रो सिटीज में भी जाएंगे, तो अनवांटेड 72, जो कि बहुत हाई डोज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप सब अर्बन एरियाज में जाएंगे, तो देर आर, इन माय पर्सनल प्रैक्टिस फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, आई हैव फाउंड कि अनवांटेड 72 आज के डेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव के हिसाब से यूज कर रही हैं, कि एक बारी उसको ले लिया, महीने में 2-3 बारी ले लिया, उनका पूरा महीना निकल गया, तो रोज रोज दवाई खाने की टेंशन नहीं। तो ये हार्मोनल थेरेपीज के कारण से मुझे अभी एक केस याद आ रहा है। एक लेडी थी, मैंने उससे पूछा कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या यूज करती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ ऐसा यूज नहीं करता। हमने कहा नहीं, तब भी मतलब क्योंकि 6-7 साल से कोई बच्चा नहीं था। वो बोली नहीं, हस्बैंड बाहर काम करते हैं, ऐसा महीने में 4 दिन, 4-5 दिन के लिए आते हैं। हमने कहा तो उस समय क्या यूज होता, तो बताइए कि उस समय मैं अनवांटेड 72 ले लेती हूँ। और उस दिन मेरे पास आई हुई थी ब्रेस्ट लंप के लिए, ब्रेस्ट लंप के लिए। और with this history of consuming unwanted 72 for the last 7 to 8 years continuously, ऐसी फीमेल को अगर ब्रेस्ट लंप दिखा है, तो बी वेरी कॉशियस। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इतना हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन के लेवल में ये जो ब्रेस्ट लंप दिख रहा है, दैट कैन बी अ डेडली चांस फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द फिजिशियन एज वेल। तो मैंने इमीडिएटली उसको मेमोग्राफी के लिए रेफर किया, और पेशेंट 15-20 दिन, 1 महीने तक नहीं आए। मैंने सोचा हो सकता है कहीं 1 महीने के बाद उसका हस्बैंड आता है, एंड हस्बैंड मैंने इतना ज्यादा कृतज्ञ था मेरे प्रति कि उसने बोला कि आपने मेरी वाइफ का जान बचा दिया। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ, क्योंकि उस दिन मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं दिया था, मुझको समझ में आया। कहा नहीं, आपने भेजा मेमोग्राफी के लिए, मेमोग्राफी में बहुत हाई एंड बिराड 4 या 4A उसका आया था, और इमीडिएटली वो कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर में चला गया, और तुरंत तुरंत उसका रेडिकल मेस्टेक्टोमी कर दिया गया, क्योंकि बहुत हाई ग्रेड ट्यूमर उसमें दिख रहा था, बहुत ही एग्रेसिव टाइप ऑफ ट्यूमर दिख रहा था। एंड क्यों हुआ था, क्योंकि अनवांटेड 72 का इतना ज्यादा ओवरडोजिंग हुआ, दैट लेड टू दैट ब्रेस्ट लम्प, एंड दैट ब्रेस्ट लम्प टू दैट वाज वेरी वेरी हाई ग्रेड मेलिग्नेंट। तो ऐसे ऐसे हिस्ट्रीज में, ऐसे ऐसे ऐसी जगहों पर हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो बहुत बेहतरीन आती हैं। थायरोइडिनम तो डेफिनेटली 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 है ही है, लेकिन थायरोइडिनम के साथ में और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शुरू से शुरू करें, फॉलिकुलाइनम, उफराइनम, एरिस्टोलोकिया, मेडोराइनम, थुजा, थायरोइडिनम। अगर हम अलग कर लें, तो यहाँ पर 3 मेडिसिन को मैं अलग कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेडोराइनम, थुजा एंड थायरोइडिनम, दीज आर 3 big medicines which are to be used constitutionally for over abuse of hormonal therapies या hormonal intake। ये 3 मेडिसिन, मेडोराइनम, थुजा एंड थायरोइडिनम। इसके अलावा जो 3 मेडिसिन और बचती हैं, फॉलिकुलाइनम। फॉलिकुलाइनम एक ऐसी मेडिसिन है जो बिल्कुल ही सारी की सारी जगहों पर इट इज इक्विवेलेंट टू कार्सिनोसिन। इसकी पास्ट हिस्ट्री, इसका मेंटल स्ट्रेस, इसका पर्सनल हिस्ट्री, एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिमिलर टू कार्सिनोसिन।
केवल एक चीज जो यहाँ पर आती है फॉलिकुलाइनम में कार्सिनोसिन से जो अलग करती है, वो एक ही चीज है कि फॉलिकुलाइनम में हार्मोनल ओवर अब्यूज के कारण अगर ब्रेस्ट लंप कोई दिख रहा है तो फॉलिकुलाइनम के लिए वो बहुत उम्दा केस होता है। इसी यहीं पर अगर ओवर अब्यूज के कारण ओवरीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, ओफ्राइनम विल बी अ वेरी गुड चॉइस, उफ्रीनम। और तीसरी मेडिसिन एरिस्टोलोकिया, पर्सनली आई यूज, कि अगर सपोज करिए, ये बहुत छोटा यूज है, अगर शोल्डर या हील पेन के साथ अगर ओसीपी कंजम्पशन का ओवर यूज मिल रहा है, आई यूज एरिस्टोलोकिया मिलहोम्स, एरिस्टोलोकिया मिलहोम्स। सो फॉलिकुलाइनम, मुफ्राइनम, एरिस्टोलोकिया का 3 स्पेसिफिक रोल हो गया, वेयर एज मेडोराइनम, थूजा एंड थायरोडिनम का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ होल यहाँ पर एक यूज आता है। तीसरा जो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पास्ट हिस्ट्री है वो है मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, लाइक इग्निशिया। इग्निशिया और क्योंकि इग्निशिया में भी ये डीप इनवॉलेंट्री साई, वही डीप इनवॉलेंट्री साई आपका थायरोइडिनम में भी मिलेगा। इसमें भी उतना ही स्ट्रांग मेंटल इमोशनल स्ट्रेन, पेशेंट आएगा गहरी सांस, दिस इज इनवॉलेंट्री साई दैट पेशेंट इज डूइंग इनवॉलेंटरली। लेकिन दोनों मेडिसिन में एक डायमेट्रिकली अपोजिट रिलेशन है। क्या? दैट इज कि थायरोइडिनम में आपको डीप इनवॉलेंट्री साई भी मिल रहा है, वेरी स्ट्रांग मेंटल इमोशनल स्ट्रेस भी मिल रहा है, ग्रीफ भी मिल रहा है। इग्निशिया में भी डीप इनवॉलेंट्री साई मिल रहा है, इग्निशिया में भी आपका मेंटल इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है। लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट अगर बात देखेंगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट एक ही बात दिखती है कि जहां थायरोइडिनम में देयर इज क्रेविंग फॉर स्वीट, इग्निशिया हैज एवर्जन और एग्रवेशन टू स्वीट। यहीं पर दोनों एकदम बाइफरकेट होकर के अलग हो जाती हैं। अदरवाइज इग्निशिया एंड थायरोइडिनम आर वेरी वेरी सिमिलर। This is the only bifurcation point, that one has aversion, aggravation to sweet, other has craving. He's a person who is born with a sweet tooth, that thyroidinum. Next इसका past history, diabetes since last pregnancy। केवल डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज, ग्लाइकोसूरिया लीड टू डायबिटीज या हाइपरटेंशन सिंस लास्ट प्रेगनेंसी, अगर ये मिल रहा है तो अगेन इट्स अ केस ऑफ थायराइडिनम, मे बी ए केस ऑफ प्लीज। इसके अलावा क्रॉनिक सफरर्स ऑफ, यहाँ पे केवल 2 की लिस्ट दी हुई, लेकिन इस लिस्ट को और बढ़ाना चाहूंगा मैं। क्रॉनिक सफरर्स ऑफ डायरिया, ऑब्स्टिनेट डायरिया जो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही, प्लीज थिंक ऑफ थायराइडिनम। ऑब्स्टिनेट नॉजिया, obstinate vomiting, especially in children, especially in toddlers, especially in those who are in cradle, वो नवजात बच्चे जो हैं, नवजात शिशु, अगर उनमें obstinate diarrhea, obstinate vomiting, even obstinate jaundice without any cause, no cause could be detected, लेकिन उसमें या तो बहुत obstinate डायरिया मिल रहा है, बहुत ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग मिल रही है, बहुत ऑब्स्टिनेट जॉन्डिस मिल रही है, प्लीज थिंक ऑफ थायराइडिनम। इसके अलावा जो बहुत एडवांस्ड केस ऑफ सोरियासिस है, बहुत एडवांस, जहां पे प्लाक, खूब थिक प्लाक्स बने हुए हैं, थिंक ऑफ थायराइडिनम। या बहुत ज्यादा ओबेसिटी के साथ वाले पर्सन में अगर आपको सोरियासिस मिल रहा है, थिंक ऑफ थायराइडिनम। वंडरफुल मेडिसिन, वंडरफुल मेडिसिन। नेक्स्ट आफ्टर पास्ट हिस्ट्री, ये एक सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है थायरोइडिनम का, एंड दैट इज इंट्रायूटराइन हिस्ट्री, इंट्रायूटराइन हिस्ट्री ऑफ थायरोइडिनम। देखिए, हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम, वॉमिटिंग इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमेना फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में, पहले तिमाही में अगर हाइपर एमेसिस हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है तो थायरोइडिनम सोचने का नहीं है। थायरोइडिनम सोचने का मेरा जो अपना नजरिया है, छोटे से नजरिए से, कि पेशेंट बोला कि जैसे ही बच्चा पेट में आया उस दिन से लेकर डिलीवरी के टेबल तक मेरा वॉमिटिंग खत्म नहीं हुआ। पहले दिन से लेकर डिलीवरी तक, डिलीवरी जब तक नहीं हुई तब तक उल्टी करते करते मेरी जान चली गई। ये वाला हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम
वी हैव टू थिंक ऑफ थायरोइडिनम। पहले महीने में 3-4 बारी वॉमिटिंग हो गया, उस पे हाइपर आप थायरोइडिनम देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा पेशेंट जो पहले महीने से लेकर अंतिम महीने तक जहां पे इतनी वॉमिटिंग हो रही हो, दैट वॉमिटिंग इज ऑफ थायरोइडिनम। इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री में पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं यहाँ पे, सोराइनम भी एज गुड एज एनीथिंग, लैक्टिक एसिड भी, इवन क्रियोजोट भी। लेकिन एक चीज प्लीज, मेरे हिसाब से थायरोइडिनम अगर प्रेगनेंसी वाली लेडी आपके पास आई है तो कितना काम करेगी, आई हैव अ वेरी डाउट। बट इफ वी आर गेटिंग अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम और वो पेशेंट आपके पास कुछ और प्रॉब्लम लेके आया है, देन इट इज अ वेरी वेरी पोटेंशियल हिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पहले भी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो गई कि जहां पे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो प्रेगनेंसी के टाइम से शुरू हुआ था, प्रेगनेंसी हो गई, इवन देन दिस हाइपरग्लाइसूरिया एंड हाइपरटेंशन इज कंटिन्यूड। ये केसेस में मैंने आपको कब, जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं, एक डायबिटीज आपके पास लेके आई है 35-40 साल की लेडी, आप उसका डायबिटीज की हिस्ट्री ले रहे हैं, कब से शुरू हुआ, आपको एक बहुत पोटेंशियल हिस्ट्री मिलती है कि जब से उसकी प्रेगनेंसी आई थी तब से उसको ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के टाइम में थी, प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू रह गई। बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, दैट इज सीवियर इच। सीवियर इच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत स्ट्रांग, बहुत हाई ग्रेड का एक इच मिल रहा था। ऐसे पेशेंट को, ऐसे ऐसे पेशेंट को अगर आप थायरोइडिनम देंगे, और भी मेडिसिन है जहाँ पे प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रांग इच की हिस्ट्री मिल रही है, सोराइनम, सल्फर वगैरह वगैरह, लेकिन थायरोइडिनम का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि केवल प्रेगनेंसी के टाइम में उसमें इच दिखा था, प्रेगनेंसी जैसे ही डिलीवरी हो गई इच खत्म, ये वाला। नेक्स्ट जो आता है दैट इज एक्लेम्शिया। Not only eclampsia, eclampsia as well as pre-eclampsia. देखिए एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया का अगर हम क्लिनिकली बात करें तो क्लिनिकली जो पहला सिम्टम है एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया का, वो है पैर में सूजन आना। पहला जो प्रेजेंटेशन है क्लिनिकल, वो है हाइपरटेंशन होना। पहला जो प्रेजेंटेशन है वो है ओवर वेट होना प्रेगनेंसी के दौरान। एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया तो बहुत बाद में, मैंने खींच, जिसको आप एपिलेप्टिक फिट्स बोलते हो, तो बहुत लेटर में है, किसी में आएगी किसी में नहीं आएगी। तो जब हम एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं तो यहाँ पर कई चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बारी आपको पेशेंट की हिस्ट्री के लिए ही बड़े मिलेगी कि बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो गया था, पैर बहुत ज्यादा फूला हुआ था, ये भी हिस्ट्री केवल मिल सकती है। नहीं तो हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा उस समय हुआ हुआ था। इस इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री पर हम थायरोइडिनम का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, होता है बहुत ही उम्दा किस्म का। यहाँ पर चीज प्लीज, दो चीज हमको याद रखना पड़ेगा, ये हिस्ट्री इवन फॉर द मदर, इवन फॉर द चाइल्ड हु इज बॉर्न ऑफ दिस इंट्रायूट्राइन लाइफ। इस इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री के से निकलकर जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए भी थायरोइडिनम, जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसके लिए भी थायरोइडिनम, दोनों के लिए यहाँ पर आएगी। ये इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री की बात करते हैं तो अनयूजुअल वेट गेन की हम लोग बात कर चुके हैं। प्रेगनेंसी के समय, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले अभी इग्निशिया की बात कर रहे थे, प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज्यादा इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो भी थायरोइडिनम का इंडिकेशन यहाँ पर आता है, तो भी थायरोइडिनम का इंडिकेशन यहाँ पर आता है। ठीक, तो नेक्स्ट इफ यू आर मूविंग टू फूड डिजायर, इसकी दो बहुत स्पेशल क्रेविंग है जो कि मैंने थायरोइडिनम को केवल इस क्रेविंग के ऊपर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं क्रेविंग की, तो थायरोइडिनम इज अ पर्सन हु इज बॉर्न विद अ स्वीट टूथ। मीठा, मीठे का कीड़ा है। इवन मीठे का डिजायर मेनी टाइम्स मोर देन सल्फर, मेनी टाइम्स मोर देन लाइकोपोडियम, मेनी टाइम्स मोर देन साइलिशिया। मीठे का डिजायर और ठंडे का डिजायर, कोल्ड,
कोल्ड भी बाकी जो मेडिसिन है उनसे भी कहीं डिग्री आगे है। फास्फोरस, सैलिशिया, उन सब से कई डिग्री आगे इसका जो ये कॉम्बिनेशन मीठा और ठंडा, ये दो कॉम्बिनेशन थायरोडिनम का बहुत ही उम्दा किस्म का एक कॉम्बिनेशन है, मीठे और ठंडे का। यही सेम कॉम्बिनेशन वी आर ऑल्सो गेटिंग इन साइलिसिया, लेकिन साइलिशिया का यही डिजायर उतना इंटेंस नहीं है जितना इंटेंस आपका थायरोडिनम का है। थायरोडिनम में सेम चीज आपको 3+ कैटेगरी में मिलती है, वहीं साइलिशिया पे कहीं पे 2+ कैटेगरी में ये मिलेगी। ठीक है, तो ये फूड की डिजायर यहाँ पे प्लीज वी हैव टू कंपेयर दिस विद साइलिशिया। जब भी हम स्वीट और कोल्ड की बात करते हैं, साइलिशिया में भी सेम डिजायर है, लेकिन साइलिशिया का वो जो इंटेंसिटी है वो इतना इंटेंसिफाइड नहीं है जितना कि थायरोडिनम का है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ इग्निशिया एंड थायरोडिनम थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने कर दिया, जहाँ पे इग्निशिया थायरोडिनम के पास दोनों के पास एक ही हिस्ट्री है, लेकिन इग्निशिया को जहाँ पे एवर्जन है, थायरोडिनम को ग्रेट क्रेविंग है स्वीट्स के लिए। ये दोनों को एकदम अलग कर देती है। ये अगेन बहुत बहुत मैंने केवल ये 3 सिम्टम पर भी कितने प्रिस्क्रिप्शन हुए हैं गॉड नोज, इतने इतना उम्दा किस्म का ये 3 प्रिस्क्रिप्शन है। उनमें से भी सबसे अच्छा ये 1 नंबर वाला प्रिस्क्रिप्शन, 1 नंबर वाला कि देखिए फीमेल्स का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसके कंप्लेंट्स थोड़े से बढ़ते हैं, ये एक नॉर्मल फेनोमेना है। लेकिन लेकिन थायरोइडिनम में ये कोई भी कंप्लेंट अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बढ़ रहा है, थायरोइडिनम के लिए बहुत ही एक मार्वलस एक इंडिकेशन है। एनी 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 प्रॉब्लम any problem is over represented या over exaggerated during pregnancy, इसके लिए थायरोइडिनम के लिए बहुत कोई भी वो डिप्रेशन हो, वो एंजाइटी हो, वो फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, पेट का दर्द हो, एपिलेप्सी, कोई भी चीज अगर हो, अगर प्रेगनेंसी सॉरी मेंस्ट्रुअल निसेस के दौरान ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, थायरोइडिनम के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक मोडालिटी है। नेक्स्ट इसकी मोडालिटी चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ वेदर और स्पेशली चेंज ऑफ वेदर टू कोल्ड। जब नॉर्मल टेम्परेचर से कोल्ड, क्योंकि कोल्ड इसका बहुत ज्यादा एग्रेवेशन फीचर होता है, कोल्ड इसका बहुत ज्यादा एग्रेवेशन फीचर होता है, इसलिए चेंज ऑफ वेदर, कोई भी चेंज ऑफ वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली चेंज ऑफ वेदर टू कोल्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिर से ये एलर्जिक राइनाइटिस के लिए और भी खूबसूरत मेडिसिन हो जाती है, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस भी चेंज ऑफ वेदर में ही बढ़ता है, और इसीलिए थायरोइडिनम इस एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, एलर्जिक कंडीशंस के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन किस्म की मेडिसिन एक निकल के आती है। यहाँ पर हमने कंपेयर किया फाइटोलक्का के लिए, क्योंकि फाइटोलक्का में स्किन कंडीशन चेंज ऑफ वेदर से बहुत ज्यादा एग्रेवेट करती है। नेक्स्ट पेशेंट बहुत ज्यादा चिली है और बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड है बाई कोल्ड, ईच एंड एवरी सिम्टम वॉट एवर इट इज जनरली एग्रेवेटेड, पूरा जनरलिटी में एग्रेवेटेड, एक एक पर्टिकुलर एग्रेवेटेड, कोल्ड से एग्रेवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये contraindications I haven't to be very true, I haven't tried any of these contraindications, but SK Ghosh says I don't have any of my personal experience. SK Ghosh says febrile conditions में कभी नहीं देते हैं, menorrhagia due to uterine polyps में कभी नहीं देते हैं, tubercular history या tubercular diathesis में नहीं देते हैं, ये SK घोष का कहना है। I don't have anything to say on this. Now अब हम पर्टिकुलर एलर्जीज के अंदर अगर घुसते हैं, तो एलर्जीज में कोई भी एलर्जी, कैसी भी एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी, वेदर इट इज एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक एज्मा, आर्टिकेरिया, फूड एलर्जीज, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, कोई भी तरह का अगर एलर्जीज है, थिंक ऑफ वंस एटलीस्ट थिंक ऑफ थायरोइडिनम। प्रेजेंटली अगर यहाँ पे आ रहा है या नेक्स्ट या हिस्ट्री ऑफ एलर्जी अगर दिख रही है, पहले उसको ऐसी हिस्ट्री हुआ करती थी जिसने उसको दवाई खा करके ठीक किया। और ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर ऐसी सप्रेशन ऑफ एलर्जी के बाद डायबिटीज की हिस्ट्री मिल रही है, यानी कि आज जो आपके पास आ रहा है किसके लिए, डायबिटीज के लिए, लेकिन डायबिटीज के लिए आ रहा है, जब आप उसकी पास्ट हिस्ट्री ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि 10-12 साल पहले
10-12-15 साल पहले उसको बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी हुई थी, जिसको उसने दवाई खा करके ठीक किया। उसके बाद से उसको डायबिटीज देखी गई। बहुत ही मार्वल, कई सारे केसेस आई हैव इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि इस हिस्ट्री पर थायराइडिनम ने बहुत ही बेहतरीन किस्म से ठीक किया। अगर हम स्पेशली आते हैं आर्टिकेरिया के लिए, तो देखिए बोगर ने एक वर्ड यूज किया है, जायंट आर्टिकेरिया। जायंट आर्टिकेरिया, और उस जायंट आर्टिकेरिया के लिए बोगर ने 2 मेडिसिन लिखी हैं, एपिस मेलिफिका और कैलियायोड। जायंट आर्टिकेरिया मतलब कि वो जैसे मच्छर काटने पे जो हल्का सा फपोले टाइप का पड़ जाता है, वैसे वाले एलर्जीज के लिए नहीं, वैसे वाले आर्टिकेरिया के लिए नहीं। आर्टिकेरिया हुआ है तो ये वाला पूरा हाथ ऐसे सूज करके इतना लाल चकत्ता पड़ा हुआ है, वो जायंट आर्टिकेरिया। तो बोगर बोलते हैं एपिस और कैलियायोड। I would like to introduce one more medicine, that is large size giant urticaria. Think of thyroidinum. और दूसरा क्या बोलते हैं, जायंट आर्टिकेरिया भी जितना ज्यादा स्वेलिंग होगा और जितना एक्सटेंसिवली बॉडी पे फैला हुआ हो, एक कहीं आइसोलेटेड नहीं हो रहा है, पूरी बॉडी में पूरा प्रोफ्यूजली स्वेलिंग दिख रहा है, जितना ज्यादा फैला हुआ है, जितना ज्यादा फूला हुआ है, इडिमा जितना ज्यादा है, उतना ही बेटर इंडिकेटेड है थायराइडिनम। हम्म देखिए यहाँ पर एपिस एपिस से बात हुई कि एपिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर जायंट आर्टिकेरिया, लेकिन एपिस में जहां पे पेशेंट सीवियरली एम्लिरिएटेड बाय कोल्ड होता है, वहीं पर थायरोइडिनम सीवियरली एग्रेवेटेड बाय कोल्ड होता है, एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट। दोनों में लार्ज साइज का आर्टिकेरिया मिल रहा है, लेकिन एपिस में कोल्ड से एम्लिरिएशन है, थायरोइडिनम में कोल्ड से एग्रेवेशन है। और ये 3 जो जनरल मोडालिटीज हम लोगों ने पहले ही की थी कि एलर्जीज एग्रेवेटेड बाय चेंज ऑफ वेदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और बाय कोल्ड, ये इक्वली एप्लीकेबल है। तो इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज। एलर्जी छींक हो रही है उसके लिए नहीं, जो छींक की टेंडेंसी है उसकी, उसको खत्म करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन थायरोइडिनम फॉर एलर्जीज। फॉर मी इट्स नंबर 1 मेडिसिन फॉर एलर्जीज, एनी टाइप ऑफ एलर्जीज। ये देखिए एक टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, किस टाइम पीरियड में, तो अगर फिर से अगर हम टाइम पीरियड, तो 2 टाइम पीरियड में, बल्कि रादर 3 टाइम पीरियड्स में ये बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होती है, और बहुत है 4। एक तो हो गया इंट्रायूट्राइन लाइफ में, दूसरी हो गई ड्यूरिंग इन्फेंसी, एकदम टॉडलर्स में, तीसरी हो गई ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और चौथी हो गई ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव एज में, जब रिप्रोडक्शन का फीचर्स चल रहे हैं तब की। तो अगर ये पहली, हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है इस चीज का, व्हेन देयर इज कॉजलेस, कोई भी कारण, मैंने आपको कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे कि बच्चा एलोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां पर पीडियाट्रिशियन ने बोल दिया कि कोई भी कारण खोजने से नहीं मिल रहा, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उसका कन्वर्जन या उसका जॉन्डिस या उसकी वॉमिटिंग या उसका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है। Causeless and severe form of these diseases, any of these diseases where medicine is not working. Not only homeopathic as well as allopathic as well as antibiotics, they are not at all working. Think of thyroidinum. Think of thyroidinum. Think of thyroidinum, wonderful मेडिसिन। इसके बाद इसकी हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली, फॉर दोज children who are born with an intrauterine history of either toxemia, eclampsia, pre-eclampsia, with mother suffering from hyperglycemia or hypertension. Think of this medicine. एक और मेरा बैड एक्सपीरियंस है, आई वोंट से इट्स अ सेलिब्रेटेड मेडिसिन फॉर अनडिसेंडेड टेस्टीज। इट इज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड मेडिसिन फॉर अनडिसेंडेड टेस्टीज, लेकिन अनडिसेंडेड टेस्टीज में आई हैव अ ग्रेट फेलियर विथ थायरोइडिनम। आई डोंट नो, हो सकता है कि मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन का वो रहा हो ठीक ना रहा हो, लेकिन अनडिसेंडेड टेस्टीज में बहुत फेलियर मिले हैं थायरोइडिनम से। एक सलाह, एक कॉशन सभी लोगों के लिए कि जो भी कोई अनडिसेंडेड टेस्टीज के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर अनडिसेंडेड टेस्टीज एब्डोमिनल पार्ट में रह गया है, एब्डोमेन से ही नीचे नहीं आया है, तो प्लीज डू नॉट लिंगर दिस पेशेंट टू मच।
5 साल के पहले अगर दवाई दे करके वो डिसेंट करा पाते हैं, ठीक है। 5 साल के बियॉन्ड इस पेशेंट को और नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल से ज्यादा टाइम पास हो गया तो ये जो एब्डोमिनल टेस्टिस है मे टर्न इनटू मेलिग्नेंसी। तो 5 साल से ज्यादा का केस को प्लीज डू नॉट linger on further than 5 years, even with thyroidinum or with any other indicated medicine. um, अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ मेडिसिन विच कवर्स फ्रॉम एमेनोरिया, मीनोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया, और जितने भी तरह के ये हो रहे हैं सबको बहुत अच्छे से कवर करने वाली मेडिसिन। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर यहाँ पर इंडिकेशन, ये तो हो गई मेडिसिन का एक जनरल, लेकिन मेरे लिए मेरे तरफ से जो इसका एक नोट है, जो वेरीफाइड सिम्टम है, वो है कि अगर पेशेंट कम्स विथ एमेनोरिया और आपने उसका पूरा प्रोफाइल कराया है और प्रोफाइल में आपको उसका प्रोलैक्टिन बहुत हाई मिला, और प्रोलैक्टिन हाई होने पे तो प्रोलैक्टिन हाई होने पे एमेनोरिया होता ही होता है, प्रोलैक्टिन हाई होने पे इवन इनफर्टिलिटी भी होती है। तो दिस विल बी एन इंडिकेशन कि इफ वी आर गेटिंग these three combinations, infertility, high prolactin, and amenorrhea, we can think of thyroidina। या हमको मिल रहा है एमेनोरिया विद गैलेक्टूरिया, क्योंकि प्रोलैक्टिन हाई होगा तो गैलेक्टूरिया होगा। हाई एमेनोरिया विद गैलेक्टूरिया, अगर ये भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, थिंक ऑफ थायराइडिनम। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेशन इसका, जो कि ट्यूबरकुलिनम के साथ ये शेयर करता है, ट्यूबरकुलिनम के साथ शेयर करता है, वो है कि चाइल्ड बर्थ के बाद ड्यूरिंग लैक्टेशन जो लैक्टेशनल एमिनोरिया होने की दरकार है, जरूरत है, वो लैक्टेशनल एमिनोरिया इसमें मिसिंग है, या सून आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन इज रीस्टैब्लिश्ड, जो कि ट्यूबरकुलिनम का भी सेम फीचर। ट्यूबरकुलिनम में भी आफ्टर डिलीवरी द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी वेरी established very early after soon after delivery। इसके अलावा जो मैंने जो वेरीफाई किया, ये दो चीज मैंने बोला, एक और चीज जो वेरीफाइड है थायराइडिनम के लिए, वो है कि कई बारी ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि पीरियड तो मेरा 4 दिन के लिए हो रहा है, लेकिन पीरियड 4 दिन होने के बाद रुक रुक के ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन अगले 10 दिन तक थोड़ा थोड़ा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इसके लिए थिंक ऑफ few medicines like thyroidinum, natromior, cyclic और सेबाइना। cyclic और सेबाइना, natromior, thyroidinum, इसमें से डिफरेंशिएट करने के, cyclic और बहुत ही केकेक्टिक लुक कैन शेयर विद थायरोडिनम, थायरोडिनम का भी बहुत केकिक्सिया रह सकता है, लेकिन सिकलिकॉर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो ब्लड डिस्चार्ज होगा वो एकदम पानी की तरह, थोड़ा थोड़ा लाल लाल कलर का पानी की तरह बिल्कुल आ रहा है, हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एकदम पानी की तरह। वहीं सेबाइना में भी सेम फीचर है, लेकिन सेबाइना में ब्लड के साथ क्लॉट्स भी आ रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन क्लॉट भी आता जा रहा है। तो ये 4 मेडिसिन की ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन के लिए। ये हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, लेकिन एक बारी और, प्रेगनेंसी के समय इसके फीचर्स, अगर पेशेंट्स का बारी बारी एबॉर्शन की हिस्ट्री मिल रही है, रिपीटेड एबॉर्शंस या प्रीमेच्योर डिलीवरीज की हिस्ट्री मिल रही है, थिंक ऑफ थायराइडिनम, थिंक ऑफ थायराइडिनम। और यहाँ पे एसके घोष का एक कहते हैं कि इन सच केसेस थायराइडिनम 30 शुड बी गिवन इन रिपीटेड डोजेस। और हमने पहले ही बात कर ली टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी की, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी जहाँ पे एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरटेंशन, एल्ब्यूमिनूरिया, कन्वर्जन्स, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, ऐसी कोई भी चीजें अगर बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, थिंक ऑफ थायरोडिनम। थायरोडिनम एक ऐसी मेडिसिन है मेरे हिसाब से कि ये मेडिसिन जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री ना हो, देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको टैग लाइन कह लीजिए या सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन जो मिलता है, दैट इज फ्रॉम द इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री ड्यूरिंग। एक और बहुत ही चैलेंजिंग रोल
थायराइडिनम का वो है इनफर्टिलिटी में। एक बात हम लोगों ने पहले की कि इनफर्टिलिटी, तीन कॉम्बिनेशन बात हुई थी हम लोग की। यूजुअली इन केसेस ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी में भी प्रोलैक्टिन लेवल काफी हाई होता है। एमोनोरिया हाई प्रोलैक्टिन, एमेनोरिया विथ हाई प्रोलैक्टिन, या एमेनोरिया विथ गैलेक्टूरिया, मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट। अगर ये चीज मिल रहा है, थिंक ऑफ दिस थायराइडिनम। लेकिन इसके अलावा भी जितना कि थायराइडिनम प्राइमरी इनफर्टिलिटी में इंडिकेट होता है, उससे कहीं ज्यादा ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में इंडिकेट होता है। माने कि ये बहुत यूजुअल केस है कि पहला बच्चा मैरिज के तुरंत बाद 3-4 महीने बाद ही आ गया, वहां पर हमने इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराया था, लेकिन उसके बाद से अब प्रेगनेंसी आ ही नहीं रही है। और ये ऐसा कम मिलता है जब बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है, डीएनसी हुआ है, उसके बाद से एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर डेवलप होती है, यूट्रस डेवलप होते हैं, तो वहां पे इनफर्टिलिटी क्रॉस करता है। या इसके साथ जो सबसे कॉमन एक इसका कॉज है, एंडोमेट्राइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस, और एंडोमेट्रियोसिस, जहां पे बैंड फॉर्मेशन हो जा रही है पेल्विक ऑर्गन्स के बीच में। यहाँ पर इट विल शेयर द डायस, थायराइडिन विल शेयर द डायस विद थूजा एंड मेडोराइनम, जहां पे इनके कारण से अगर आपको कहीं पर भी इनफर्टिलिटी की गुंजाइश मिल रही है, थिंक ऑफ थायराइडिनम। स्पेशली थायराइडिनम विल बी अ वेरी गुड मेडिसिन दो कंडीशंस में, वेयर देयर इज एंडोमेट्रियोसिस, and secondly where there is endometritis after primary fertility, या प्राइमरी एक बारी कंसेप्शन के बाद से उसका सेकेंडरी अब नहीं हो रहा है, because of the maybe because of the instrumentation there is an inflammatory condition of the uterus and that is leading to infertility। कुछ रिलेशनशिप की बात इसकी पहले भी हम लोगों ने चर्चा की। कैलकेरिया फॉस इज अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस थिंग थायराइडिनम, स्पेशली जहाँ पे ओवरग्रोन फिजिक आपको मिल रहा है, जहाँ पे अनक्योर्ड डायरिया के केसेस मिल रहे हैं, जहाँ पे माल नरिश्ड बच्चे मिल रहे हैं, वहां पे कैलकेरिया फॉस इज अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थायराइडिनम। वी हैव नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ का अगर आप बोगर सिनेप्टिक की पढ़ेंगे, तो बोगर सिनेप्टिक की में बोगर मेंशन करते हैं कि natrum sulf is a wonderful medicine if we are getting a concomitant of nausea। हम लोग इपिकाट के बारे में बोलते हैं। इपिकाट is a wonderful medicine where we have nausea as a concomitant, especially in acute diseases, but natrum sulf is a wonderful medicine when we have nausea as a concomitant, especially in chronic diseases। ठीक है ना? तो नेट्रम सल्फ, कैलकेरिया फॉस। एंड अगली जो जिसकी हम लोगों ने बहुत बड़ी चर्चा की, अगर साइकोटिक फीचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक पूरी सीरीज ऑफ मेडिसिन आ रही जो स्टार्ट कर रही है, नेट्रम सल्फ, पल्सेटला, थूजा, मेडोराइनम, थायरोडिनम, जो कि साइकोटिक चेन को पकड़ के आ रही है। इस पूरे चेन के थ्रू ही अगर साइकोटिक फीचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वी हैव मेडिसिन लाइक नेट्रम सल्फ, पल्सेटला, थूजा, मेडोराइनम एंड थायरोडिनम। तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से ऑन पोटेंसी। दिस इज अगेन सी, जहां पर मेरा मेरा एक्सपीरियंस जो है, आई यूज थायरोडिनम ओनली इन 2 potencies। आइदर आई प्रिस्क्राइब थायरोडिनम इन 0 potency, 50 मिलीस्मोल पोटेंसी, या अगर मुझे कोई बहुत स्ट्रांग एक हिस्ट्री मिल रही है, देन आई यूज डॉक्टर थायरोडिनम आलोक, इन। डॉक्टर आलोक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, टाइम हाँ हमारा मैडम, खत्म होने वाला है। मैं हमारा मेरा भी स्लाइड इंग्लिश, भी मेरा स्लाइड भी खत्म हो गया। टाइम आपका खत्म हुआ, मेरा स्लाइड, दोनों बराबर बराबर। जैसे गुरु नहीं, जो मूवी में आपकी जर्नी, अभिषेक बोलता बोलता है, वैसे हम लोग बिल्कुल बराबर बराबर में। ये मेरा लास्ट स्लाइड है, थैंक यू सो मच। जी जी जी, तो ये हाँ, थायरोडिनम की वंडरफुल पिक्चर। वंडरफुल सर। ये जो जर्नी ऑफ थायरोडिनम आपने एक्सप्लेन की, मुझे नहीं लगता हम्म। कि इसमें राइट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन से लेके और फूड फूड डिजायर, जो फीमेल कंप्लेंट्स हैं,
थैंक यू मैडम। आलोक जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका थैंक यू सर। आज। मैं काफी ध्यान से सुन रहा था और मैं पहली बार एक थायरॉयडिज्म को इतना बढ़िया तरह से प्रेजेंट होते हुए को लगता है कि हम लोग का समय पूरा हो गया है। नूतन जी, तो यू कैन हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर। बहुत अच्छा थैंक यू सेशन था सर। सर, थैंक यू। डॉक्टर धनेश को ट्रांसफर करिए।